अब आपके पास साइक्लोट्रॉन का डायग्राम है, दो डीज हैं, कंडक्टिंग डीज है मेरे पास। देखिए आप एक चीज पढ़ चुके हैं इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर कि भाई एक कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो 0 होता है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है दैट इनसाइड ए कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सिंपल सीधी सी बात। तो सर अब आप बताना चाहते हो कि किस तरीके से वर्किंग होती है, तो देखिए कैसे वर्किंग होती है, बहुत अच्छे से अपन इसको देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पर दोनों डीज को बनाने की कोशिश करता हूं, ये D1, ठीक है, D1 को बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज द फर्स्ट डी। इस तरीके से मेरे पास सबसे पहला डी आपको देखने को मिल रहा है। एक फिर इसी के सामने दूसरा डी भी है, ये लो ऐसे। ये बना दिए दोनों डीज, ठीक है। डायग्राम को समझने की कोशिश करें क्या हो रहा है। इन दोनों डीज को हमने कनेक्ट कर रखा है टू एन ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स। वी हैव कनेक्टेड दीज टू विद एन ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स, ठीक है। इनको किससे कनेक्ट कर रखा है, ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स से। ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स का काम यहाँ पर क्या है, तो ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स का काम यहाँ पर है टू मेंटेन दी पोटेंशियल। एक को पॉजिटिव बनाइए, एक को नेगेटिव बनाइए, आधे साइकिल बाद दूसरे को पॉजिटिव बना दीजिए, पहले को नेगेटिव बना दीजिए। ये यहाँ पर काम किसका, ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स का। अब जो कंडक्टर है, ये जो डीज बनाए थे, डीज आर मेड अप ऑफ कंडक्टर्स एंड यू हैव स्टडीड वन थिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक चीज पढ़ी है जरूर कि भाई जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू द स्किन इफेक्ट। आप लोग सभी जानते हैं स्किन इफेक्ट के हिसाब से सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है, अंदर कोई चार्ज ही नहीं बचता, अंदर कोई चार्ज नहीं बचता है, तो ऑब्वियसली इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 निकल के आता है। गॉस लॉ के अंदर पढ़ा हो। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, इसकी वर्किंग को डिफाइन करते हैं। हमने क्या किया, इसके बीच में बीचों बीच यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रख दिया, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल रख दिया। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है, मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। नाउ इस पूरे रीजन में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने प्रोड्यूस की है, ये ऐसे ऐसे पूरे रीजन में एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ध्यान से देखना क्या होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जब मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी चार्ज पार्टिकल को रखता हूं तो उस चार्ज पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं लगता। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर चार्ज पार्टिकल किस पे है, रेस्ट पे। तो मैं यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट एक बार मेंशन करना चाहता हूं दैट इनिशियली चार्ज इज एट रेस्ट, सो मैग्नेटिक फोर्स कितना, 0। सिंपल सीधी सी बात। चार्ज शुरुआत में किस पे था, रेस्ट पे, मैग्नेटिक फोर्स शुरुआत में कितना लगा, 0 लगा, खत्म बात। दूसरी चीज, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करता हूं। कैसे, एक बार इस डी को बना दिया पॉजिटिव, इसको बना दिया नेगेटिव। अब जैसे ही इसको पॉजिटिव नेगेटिव बनाया, बीच में क्या बनेगी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी, किस डायरेक्शन में लगाएगी, तो ये टुवर्ड्स राइट लगाएगी। सो नाउ वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड विल अप्लाई F इलेक्ट्रिक ऑन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड F इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगी इस चार्ज पे, और ये जो चार्ज है ये चलने लग जाएगा। बेटा जैसे ये चार्ज चलने लगा, जैसे ये चार्ज चलने लगा, मैग्नेटिक फील्ड अब इस चार्ज को सर्कुलर मोशन में ले आएगी। तो आप स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज को सर्कुलर मोशन में ले आएगी। सर्कुलर मोशन में लाते क्या होगा, ध्यान से देखिए, जैसे ये चलने लगा मैग्नेटिक फील्ड को देखते हुए ये घूम गया, कौन से मोशन में आ गया, सर्कुलर मोशन में आ गया। कौन से मोशन में आ गया, सर्कुलर मोशन। सिंपल सीधी सी बात।
देखिए जैसे ही ये सर्कुलर मोशन में आता है, ये डी को एंटर कर चुका होता है, डी को एंटर कर चुका होता है। डी को जैसे ही इसने एंटर किया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड तो जीरो है, इसका मतलब इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा देगी। घुमाने के बाद जैसे ही इसने हाफ साइकिल कंप्लीट किया, इस पॉइंट पे पहुंचा, अब हमारा ये जो ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स है ना, ये क्या करता है, ये ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल देता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदलेगा तो चार्ज पार्टिकल बाहर निकल के डिसेलरेट होने लग जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही यहां से ये चार्ज पार्टिकल घूम के वापस डी को एग्जिट करने वाला होता है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाती है एंड ये फर्दर एक्सेलरेट हो जाता है। फर्दर एक्सेलरेट होता है तो इसकी वेलोसिटी बढ़ गई, इसका रेडियस बढ़ गया। फिर जब ये घूम के वापस आया, डी को एग्जिट करने लगा, फिर से हमने पोलैरिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की बदल दी। फिर ये क्या करेगा, वापस से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, रेडियस इसका और बढ़ जाएगा। फिर जब ये एग्जिट करने लगेगा, वापस इसको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी, ऑपोजिट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन करेगा, ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स करेगा। एंड फिर ये बाहर निकलेगा, एक्सेलरेट होगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, एक्सेलरेट होता जाएगा और एक साइकिल के फॉर्म में घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, जब तक मेरे को डिजायर्ड वेलोसिटी ना मिल जाए। एंड दिस इज माय फ्रेंड द वर्किंग ऑफ ए साइक्लोट्रॉन। इसी को हम साइक्लोट्रॉन की वर्किंग कहते हैं। आपको दो बातें याद रखनी, आपको यहां पर दो बातें याद रखनी। कौन कौन सी दो बातें हैं कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जब शुरुआत में चार्ज पार्टिकल को सेंटर पे रखा गया, तो वो चार्ज पार्टिकल इनिशियली मूव नहीं करता, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो मूव नहीं करता। क्यों नहीं करता, ठीक है, क्यों नहीं करता, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से शुरुआत में ये मूव क्यों नहीं करता, फोर्स क्यों जीरो लगता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, क्योंकि यार चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए वहां पर वेलोसिटी होना जरूरी है, बिकॉज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स इज q v क्रॉस b। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, किसकी वजह से एक्सेलरेट होता है, तो सबसे पहले इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चलने लगता है, जैसे चलने लगा वेलोसिटी आ गई, तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड घुमा देगी। तो देखो शुरुआत में इसने फर्स्ट चक्कर काटा आधा ए से बी, जैसे ही बी तक पहुंचा, तो अब अगर ये बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसको डिसेलरेट करने लग जाएगी, जो कि हम नहीं चाहते। इसीलिए हमने क्या लगा रखा है, ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स। उसी समय ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स क्या कर देता है, अपने पोलैरिटी को, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को रिवर्स कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को उसने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। जैसे ही रिवर्स किया, फिर ये एक्सेलरेट होना शुरू हो गया। फिर ये डी को घुसा, डी के अंदर जैसे ही गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वापस जीरो, बट मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये सर्कुलर मोशन में ही रहता है। सी पॉइंट से ये वापस एग्जिट करने लगता है फील्ड को, जैसे ही फील्ड को एग्जिट करने, डी को एग्जिट करने लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस बदल दिया जाता है, तो ये फिर से एक्सेलरेट हो जाता है डी पॉइंट पे पहुंच के। सो यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर डायग्राम, आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में एक चीज सीख सकते हैं, और वो क्या है, वो ये है कि जब भी साइक्लोट्रॉन का कोई भी सवाल आएगा, आप एक चीज ध्यान रखिए, वो क्या है, साइक्लोट्रॉन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डी के अंदर जीरो होती है। इनिशियल एक्सेलरेशन चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है, मैग्नेटिक फील्ड उसे सर्कुलर मोशन में ले आता है, और जैसे ही डी को एग्जिट करने वाला होता है चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को बदल दिया जाता है ताकि कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन चलता रहे उसका। अगर ये फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं होंगी, अगर ये बाहर निकल गया लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं बदली, तो ये रुक जाएगा। मान लो देखो, ये यहां से ऐसे बाहर निकल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट ही है, तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगी अब इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस इन एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल। वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, तो ये चीज आप ध्यान रखें। चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने का डिवाइस को ही क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन। एंड साइक्लोट्रॉन में भी मौजूद कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, बोथ आर प्रेजेंट परपेंडिकुलरली
और परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बताइए सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई, हैंड रेज करके बताइए। बेटा बहुत आसान चीज है, बहुत आसान है। फटाफट बताएं, यस एवरीवन। मैं देख पा रहा हूँ कुछ एक बच्चे आज की क्लास में नए आए हैं, नए आए हैं मीन्स आज तक उन्होंने फिजिक्स की क्लास में, मैंने तो उनको देखा नहीं इस चैप्टर में। बेटा रेगुलर रहे, बोर्ड क्लास है, दिस इज योर बोर्ड क्लास। रेगुलर रहोगे तो फायदा मिलेगा, नहीं रहोगे अल्टीमेटली आप जानते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचना कि बोर्ड क्लास इस बार भी बोर्ड कैंसिल हो जाएंगे। तो लॉजिकली सोचो 38 करोड़ पीपल का फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन हो चुका है। इस साल के एंड में टारगेट है 90 to 100 करोड़ लोग। तो एक 100 करोड़ मतलब 75% अगर अपन वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो 100% सारे एग्जाम भी होंगे और सारी चीजें खुल भी जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि इस बार एग्जाम नहीं होंगे, इस बार एग्जाम होंगे। और अगर एग्जाम नहीं होते हैं तो दैट इज मोर प्रॉब्लमेटिक फॉर यू गाइस, क्योंकि जो कॉलेजेस बोर्ड के एग्जाम्स, बोर्ड के मार्क्स पे आपको एडमिशंस देते थे, बोर्ड की मेरिट पे आपको एडमिशंस देते थे, वो कॉलेजेस अपने खुद के एग्जाम कंडक्ट करवाने लगते हैं। जैसे डूंगर कॉलेज का भी एग्जाम होने का इस बार के स्टूडेंट्स के लिए, डूंगर कॉलेज भी अपना एग्जाम करवा रहा है, एमएस कॉलेज भी अपना एग्जाम करवा रहा है, जो कि बोर्ड के बेस पे लेते थे। तो आप देख पा रहे हैं कि दिस इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो आप रेगुलर रहें क्लास के अंदर। तो अब अपन आगे चलते हैं इसी के अंदर। इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है विच इज नोन एज सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी, उसकी बात करते हैं। सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी, ये सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? तो सिंक्रोनस को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक शब्द 11th क्लास के टॉपिक को वापस रिवाइज करना पड़ेगा, विच इज नोन एज रेजोनेंस। हमें सबसे पहले रेजोनेंस के बारे में बात करनी पड़ेगी कि रेजोनेंस क्या भला होती है, फिर हम सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है? तो देखिए एक चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, या ऐसा समझिए आप एक ब्रिज पे बोला जाता है कि एक आर्मी जो है उसको मार्च पास्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मार्च पास्ट की फ्रीक्वेंसी है और जो ब्रिज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, अगर वो मैच कर गए तो दोनों साथ में रेजोनेट करेंगे, साथ में वाइब्रेट करेंगे, ब्रिज टूटने का खतरा रह सकता है। मान लीजिए आपके घर में एक स्पीकर है, एक बहुत बड़ा बेस है, ठीक है, स्पीकर का बेस होता है, उस बेस के ऊपर आपने प्लेट रख रखी है। अब जैसे जैसे वो बेस बीट्स प्रोवाइड करेगा, वैसे वैसे वो प्लेट भी वाइब्रेट करती है। दैट मींस प्लेट इज वाइब्रेटिंग विद दैट पर्टिकुलर बेस, both are vibrating at the same time. This is resonance. Now if any two objects are vibrating at same frequency at the same time, at the same moment, in same phase, then that system is in resonance. उसी चीज को हम यहां पर भी बोलते हैं। देखिए ध्यान से, जो रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से देखना, रोटेशन की फ्रीक्वेंसी बताता हूं। जो रोटेशन की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रहेगी, चार्ज पार्टिकल जो घूम रहा है उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी क्या है? 1/2 पाई एम बी सॉरी क्यू बी बाय एम। ये हमने कहा निकाला था? तो ये हमने निकाला था सर्कुलर मोशन में, जब अपन सर्कुलर मोशन जस्ट पहले इससे बात कर रहे थे चार्ज पार्टिकल। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये चार्ज पार्टिकल की घूमने की फ्रीक्वेंसी है। मतलब चार्ज पार्टिकल इस फ्रीक्वेंसी से क्या करता है? रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इस साइक्लोट्रॉन के अंदर, सर्कुलर मोशन के अंदर। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स है वो भी अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी ही रखे, वो भी इतने टाइम में अपने पोलैरिटी को बदल दे, ठीक है। हम चाहते हैं वो भी इतने ही टाइम में इतनी फ्रीक्वेंसी से अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करता रहे, क्योंकि चार्ज पार्टिकल ने आधा चक्कर काट लिया, हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड घूम जाए, रिवर्स हो जाए, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, तभी कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन पॉसिबल होगा उसका। तो इसके लिए हमने क्या किया? सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी का एक टर्म लेकर आए। हमने बोला कि जो यहाँ पर
चार्ज पार्टिकल की घूमने की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, दैट सेम फ्रीक्वेंसी शुड बी देयर फॉर द ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स। सो द ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स, एपीएस लिख रहा हूं, ये ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स है, आर्मी पब्लिक स्कूल नहीं है, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स मस्ट हैव सेम frequency as that of rotating particle। भाई रोटेटिंग पार्टिकल और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, तभी ये कंटिन्यूअस एक्सेलरेशन को परफॉर्म करेगा। और इसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी, इसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी, और इसका नाम क्या है, ये रहा। कुछ बुक्स में इसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी नाम से भी कहा जाता है, कुछ बुक्स में इसे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप दो चीजों का ध्यान रखिए, सबसे पहला एक्सेलरेशन किसने करवाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने करवाया। मैग्नेटिक फील्ड ने क्या करवाया, उसको सर्कुलर मोशन में लेकर आया। जैसे डी के अंदर जाता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, ये सर्कुलर मोशन से घूम के वापस आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बदल दिया जाता है, और ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहे। इस कंटिन्यूअस प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ऑल्टरनेटिंग पावर सोर्स और जो हमारा सर्कुलर मोशन में जो चार्ज पार्टिकल है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को सेम रखा जाता है, ठीक है। और इसी फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है बेटा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या फिर सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी या फिर सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेन। अब उस बच्चे को पता होगा जिसको ये पता है कि साइक्लोट्रॉन की वर्किंग क्या है। आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं कि यार अगर चार्ज पार्टिकल का चार्ज इतना है, मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, मास इतना है, बताओ सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी कितनी होगी साइक्लोट्रॉन की। मतलब उसने साइक्लोट्रॉन का सवाल दे दिया, चार्ज के बारे में बता रहा है। कैसे निकालेंगे, क्यू की जगह क्यू पुट करो, बी की जगह बी पुट करो, एम की जगह एम पुट करो, आंसर निकल। कभी कभार वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकाल दीजिए, एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन H+ आयन है, इन दोनों को एक्सेलरेट करवा रहे हैं अपन, ठीक है, तो इनकी क्या क्या फ्रीक्वेंसीज होंगी, सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी का रेशियो निकाल दो तो रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने। तो मैंने 3 तरीके से तो क्वेश्चन अभी आपको हाथों हाथ बता दिए। बोर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, डिफाइन the principle behind cyclotron and also explain its working with the help of a neat diagram। ठीक है, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो यार प्रिंसिपल साइक्लोट्रॉन का क्या होगा, कोई सोच के बता सकता है किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है? एनीबडी इन द क्लास हु कैन टेल मी कि सर ये किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल को किस चीज के द्वारा एक्सेलरेट करवाया जा रहा है? यस दिव्य सिंह। Yes, principle होगा the motion of charge particle in presence of electric field and magnetic field। बिल्कुल सही बात है, in the presence of electric field it will get accelerated and due to magnetic field it will start circular motion and that principle is used in this particular cyclotron। perfect answer। तो आपसे प्रिंसिपल पूछता है बोर्ड के अंदर, आपसे वर्किंग पूछता है बोर्ड के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आते हैं, फ्रीक्वेंसी पे सवाल आ सकता है, फ्रीक्वेंसी दो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी इसका रेशियो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे दी, मास पूछ लिया, फ्रीक्वेंसी दे दी, पूछ लिया कौन सा चार्ज है, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। चार्ज बाय मास रेशियो आपसे पूछा जा सकता है, देखो E/m रेशियो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, चार्ज बाय मास रेशियो भी होता है जिसे स्पेसिफिक चार्ज भी कहा जाता है, वो आपसे पूछा जा सकता है। सो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है, बट एक बार इसके खत्म होने के बाद। फटाफट बताइए ये सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हैंड रेज करके बताएं मुझे। चलिए बहुत बेहतर है, बहुत बढ़िया। आगे चलते, सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी हमें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि यार जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाता है, जब ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट
हो जाता है। ठीक है, जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो जाता है तो उसको निकालते कैसे? भाई इसको यूटिलाइज भी तो करना है, घूमता थोड़ी ना रह जाएगा इंफिनिटी तक, इसको बाहर भी तो लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये जो डीज हैं इसके 3D डायग्राम पे चलते हैं जो कल बनाया था, आपको स्क्रीन पे दिखेगा अभी। ये देखो कुछ इस तरीके से आपको 3D डायग्राम दिख रहा है। अभी जो डीज है ये एक्चुअल में 3 डायमेंशनल है। अब डीज पे क्या होते हैं, ऐसे डोर्स लगे होते हैं खूब सारे। ठीक है, इन डीज की वॉल्स पे क्या लगे होते हैं, ऐसे डोर्स लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल अंदर चार्ज पार्टिकल था, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे घूम रहा है 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 घूम रहा है, यहां पर इसकी डिजायर्ड वेलोसिटी मिल गई, मुझे चाहिए इतनी ही वेलोसिटी इसकी। हम क्या करेंगे, अब इसके ठीक सामने जो डोर है उसको कर देंगे ओपन, और ओपन करते ही ये टेंजेंशियली यहां से बाहर निकल आएगा। कैसे निकल आएगा, इन ऑर्डर टू मेक दिस फ्लो आउट टेंजेंशियली, आप इसको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की बंद कर देते हो। जैसे ही बंद करोगे तो ये घूमता 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 टेंजेंशियल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आप याद करो, आपने पत्थर को एक रस्सी से बांध रखा है और ऐसे से घुमा रहे हो, जैसे ही वो रस्सी टूटेगी तो आपका पत्थर कैसे निकलता है, टेंजेंशियल जाता है। वैसे ही वो है, जैसे ही आपने सर्कुलर मोशन वाला यहाँ पर जो अड़ंगा था, जो जो फील्ड इसको सर्कुलर मोशन में रखती थी, उसको जैसे ही आपने बंद किया तो ये जैसे घूमते घूमते जिस जगह पे फील्ड बंद होगी वहीं से टेंजेंशियल निकल रहा है, और इसको बाहर फिर यूटिलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, जो कि एग्जाम में 3 to 5 मार्क्स के अंदर आपसे पूछा जाता है, जो कि एग्जाम में 3 से लेके 5 मार्क्स के अंदर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कैसे निकाला जाता है टेंजेंशियली, मैग्नेटिक फील्ड बंद करके। दोबारा एक लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, फिर अपन नए टॉपिक की डिस्कशन करेंगे। नया टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, शुरू उसको कल की क्लास में। अब देखिए इसका दोबारा से डिस्कशन, यहां पर 2 डीज है, डी किससे बने हैं, कंडक्टर के। उस कंडक्टर को हमने अल्टरनेटिंग पावर सोर्स से लगाया है। अल्टरनेटिंग पावर सोर्स का काम है पोलैरिटी को बदल देना। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, अगले टाइम में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, इस डी का काम है, इस डी के साथ जिसको लगा रखा है वो अल्टरनेटिंग पावर सोर्स, और उसका काम है पोलैरिटी को बदल देना। इस पूरे डी के ऊपर और नीचे मैग्नेट्स लगा रखे हैं, जिनके कारण यहाँ पर प्लेन के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में ले आती है। वो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल कैसे मोशन में ला रही है, सर्कुलर मोशन में ला रही है। ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है, इनिशियल मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल यहाँ पर कौन प्रोवाइड करता है, द इनिशियल मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से यहाँ पर इनिशियल मोशन लाया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से। इलेक्ट्रिक फील्ड उसको सडन चला देती है, जैसे ही चलाती है वेलोसिटी आई, वेलोसिटी आई उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अब इसको घुमा देगी। तो आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इसको घुमा दे रही है, घुमा के जैसे ही ये डी से बाहर निकलता है, डी जैसे ही डी से बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को बदल दिया जाता है। फिर ये घूम के बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को बदल दिया जाएगा, और फिर घूम के बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोलैरिटी को बदल दिया जाएगा। ऐसा कब तक चलेगा, जब तक डिजायर्ड वेलोसिटी अटेन नहीं हो जाती। जैसे ही डिजायर्ड वेलोसिटी अटेन हो गई, हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को बंद करते हैं और चार्ज पार्टिकल तुरंत टेंजेंशियली बाहर, जिस भी जगह पे होता है वहां से टेंजेंशियली बाहर निकाल लिया जाएगा। सो दिस इज द मेथड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि क्या सर हम साइक्लोट्रॉन को इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं क्या? तुम्हारा आंसर होगा नहीं, हम नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट नहीं करवाते यूजिंग साइक्लोट्रॉन। उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। उसका रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। तो मैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में देखता हूं तो मेरे पास फॉर्मूला बनता है 1/2 पाई QB/m। मास इज वेरी लेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत ही कम है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी वेरी हाई आ जाती है, बहुत ज्यादा आ जाती है। और इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज को मेंटेन कर पाना हमारे लिए फीजिबल नहीं होता। इतनी हाई फ्रीक्वेंसीज को मेंटेन कर पाना हमारे लिए फीजिबल नहीं होता। आप खुद सोचो, यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो चार्ज होता है 10⁻⁹, बट मास इज 10⁻31। सही है, और 2 पाई तो ऐसा का ऐसा ही है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रख देते। तो देखिए
डिनोमिनेटर में एक लार्ज क्वांटिटी स्मॉल क्वांटिटी होने के कारण आज जो ओवरऑल फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही बड़ी हो जाती है, बहुत लार्ज आ जाती है, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ जाती है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेंटेन इन अ साइक्लोट्रॉन। देन व्हाट वी यूज अनदर डिवाइस इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन के लिए। नोट डाल के मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन के लिए हम किसको यूज करते हैं, हम एक डिवाइस को यूज करते हैं व्हिच इज नोन एज बीटाट्रॉन। ठीक है, सो मैं लिखता हूं यहाँ पर फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन we use a device which is known as betatron. Now the working of betatron is not in our course. बुक्स में कब कहीं कहीं पे मेंशन्ड होता है बीटाट्रॉन, आप अगर जीआर बाटला वगैरह ये सब बुक्स पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको बीटाट्रॉन ऐसे नोट के फॉर्म में मेंशन किया हुआ दिखेगा, लेकिन वर्किंग नहीं दिखेगी, वर्किंग है भी नहीं हमारे कोर्स में। इसकी वर्किंग को आप एमएससी लेवल पे पढ़ते हो, जब एमएससी फिजिक्स करते हैं तब जाके बीटाट्रॉन की वर्किंग पढ़ते हैं, तो बीटाट्रॉन हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है, बस हाँ साइक्लोट्रॉन हमारे कोर्स में, और साइक्लोट्रॉन के बारे में हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब किसी को भी साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हैंड रेज करके मुझे बता दो, ताकि अपन उस डाउट को ले लें क्लास में। यस विश्वेंद्र, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर ये सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी एक बार वापस बताना तो सर। बेटा सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी अनम्यूट ही रहना। देखिए अपन ऊपर डायग्राम पे चले तो अपने को दिख रहा है कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सर्कुलर मोशन का कुछ ना कुछ रोटेशन का टाइम पीरियड होगा। आप कुछ सोचो, जैसे एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है, आप जैसे मान लो साइकिल लेके एक सर्कुलर ट्रैक पे चल रहे हो, तो वो जो सर्कुलर ट्रैक का एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जितने टाइम में करोगे उसको कहा जाता है टाइम पीरियड, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी। तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल की कुछ ना कुछ रोटेशन की फ्रीक्वेंसी है, जितने फ्रीक्वेंसी से वो घूम रहा है, उसी सेम फ्रीक्वेंसी का ही हम अल्टरनेटिंग पावर सोर्स लगाते हैं, उसी सेम फ्रीक्वेंसी का ही हम अल्टरनेटिंग पावर सोर्स लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जितने टाइम में आधा चक्कर काटे अल्टरनेटिंग पावर सोर्स, उतने ही टाइम में पोलैरिटी को बदल दे। पोलैरिटी बदलने पे कंटीन्यूअस एक्सेलरेशन होगा चार्ज पार्टिकल का, और मेरे को डिजायर्ड वेलोसिटीज अटेन। क्लियर हुआ कि नहीं सर? हाँ जी सर। यस तन्मय खत्री, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर साइक्लोट्रॉन में सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही डाल सकते हैं क्या, नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रॉन ही डाल सकते हैं? चार्जेस भी डाल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। अच्छा, नेगेटिव क्यों नहीं डाल सकते? क्लोरीन डाल सकता हूँ, क्योंकि उसका नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन एटम जो है वो बड़ा है साइज में, उसका मास ज्यादा है। सही है, उसका मास ज्यादा है। और इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं यूज किया कर पा रहे? इलेक्ट्रॉन को हम इसलिए नहीं यूज कर पा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसा है, उसका मास बहुत कम होने के कारण फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा आ जाती है। ठीक है, तो वो चीज मेंटेन कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर क्लोरीन हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर क्लोरीन हो तो वी कैन डू, हम करवा सकते हैं उसको। ठीक है, थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल। यस सर। और सर न्यूट्रॉन? क्या चीज? न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन भी करवाया जा सकता है, क्यों नहीं करवाया जा सकता? न्यूट्रॉन क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज सेकंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो नहीं सर, न्यूट्रॉन। बताइए, दोबारा दोबारा बोलिए, ढंग से बोलिए। न्यूट्रॉन ही तो कह रहे हो, D2। नहीं सर, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज ही नहीं है भैया। अच्छा, न्यूट्रॉन के पास तो चार्ज ही नहीं है, ना उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लगेगा, ना उस पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स लगेगा। तो न्यूट्रॉन इज नॉट हैविंग एनी चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं है, तो ना उस पे देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स का Q इंटू E, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है Q V क्रॉस B। तो दोनों में चार्ज बहुत जरूरी है। विदाउट चार्ज फोर्स ये नहीं लग सकते। ठीक है, ना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ना ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए
कि विदाउट चार्ज ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगे ना ही मैग्नेटिक फोर्स लगे तो न्यूट्रॉन को एक्सेलरेट करवा सकते हैं क्या? नहीं, नॉट विद दिस मेथड। न्यूट्रॉन को इस मेथड से एक्सेलरेट नहीं करवाया जाता। न्यूट्रॉन्स को जब भी एक्सेलरेट करवाना होता है वी यूज कोलिजन थ्योरी, ठीक है, मॉलिक्यूलर कोलिजन को यूज करते हैं और वहां से उसको एक्सेलरेट करवाते हैं मोमेंटम कंजर्व करवा के, ठीक है, जो कि अभी नहीं पढ़ना, जिसको हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में, न्यूक्लियस चैप्टर के अंदर, वहां पर न्यूट्रॉन्स का कोलिजन करवाया जाता है, यहाँ पर नहीं करवाया। चलिए बताइए सबको आज की क्लास क्लियर है कि नहीं? रेज हैंड्स। आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बायो-सावर्ट लॉ, which is the law to determine the magnetic field of any wire, किसी भी वायर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको देख लें एक बार। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे एक बार देखिए, फिर क्लास छोड़ेंगे। ये मेरे पास एक वायर है, इस वायर में करंट जो है वो ऐसे ऊपर की तरफ निकल रहा है। The current is moving upwards in this wire. Now, if the current is upwards, using right hand thumb rule, we can say that the magnetic field lines are in concentric circles. और वो भी कैसे होंगी? एंटी क्लॉक होगी। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10th क्लास में वैल्यू की बात नहीं की थी, डायरेक्शन की बात की थी सर। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है वो हम कल से कौन सा लॉ यूज करेंगे? बायोट-सावर्ट्स लॉ, और इसके हेल्प से निकालने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में बस अपन इतना ही करते हैं। किसी को कोई भी डाउट आए तो मुझे कॉल कर सकता है between 6 to 7 in the evening. Till then, goodbye and all the best.